हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते अपने जीएसटी की डिस्कशन को और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के रिवीजन कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमने फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब जो रिसिपिएंट है, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, उसको ही जीएसटी जमा करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गुड्स के केस में देख लेते हैं। जब रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स देना हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देखते हैं अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ए, डेट ऑफ रिसीट, ए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन उसने गुड्स रिसीव किया, या फिर और सेकंड डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब जो जिसने सामान लिया है उसने पेमेंट भी तो की होगी, तो पेमेंट करने की उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या की है, या फिर जिस दिन उसका अकाउंट डेबिट हुआ है। तो देखो पेमेंट के केस में, जैसे वो पेमेंट रिसीव के केस में हम दो चीज देखते थे ना, सप्लायर के केस में कि उसने एंट्री कब की, पेमेंट रिसीव की, या फिर किस दिन उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, उसको हम मानते थे डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। अब ऐसी डेट ऑफ पेमेंट डन की बात करें कि एक रिसिप्ट, मतलब हम लोगों ने अगर गुड्स रिसीव किया और हमें ही पैसे देने हो तो हमने अपने बुक्स में क्या एंट्री की है पेमेंट की, या फिर हमारे अकाउंट से डेबिट क्या हुआ है। तो इन दोनों में जो पहले वाली डेट है वो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। और इसमें तीसरी कंडीशन भी है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया है वहां से 31वां जो दिन होगा, 31st डे होगा, विच एवर इज अर्लियर। मतलब तीन कंडीशन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे, इन तीनों में जो सबसे पहले की डेट होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब देख लेते हैं सर्विस के केस में। तो सर्विस के केस में दो कंडीशन है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, और पेमेंट के केस में हम देखेंगे पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन आपने अपने बुक्स में एंटर की है पेमेंट की एंट्री की है, या फिर आपका अकाउंट जिस दिन डेबिट हुआ है। तो विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 61st डे, 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया उससे 61वां दिन, 61st डे जो होगा। फिर अब इन दोनों में जो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो पहले होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा रिवर्स चार्ज के केस में, इन केस ऑफ सर्विसेज। अब जहां पे ये दोनों ही अगर असर्टेनेबल नहीं है, मतलब कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ या इनवॉइस की डेट, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो रिसिपिएंट ने जिस दिन सप्लाई की एंट्री की है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिस दिन रिसिपिएंट ने एंट्री कर ली वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर आपने इंपोर्ट किया है तो इस केस में सिंपल है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। तो जो सर्विस रिसीव करने वाला है, मतलब हम इंपोर्ट करा रहे हैं, तो हमने अपने बुक्स में क्या एंट्री की है, किस दिन एंट्री की है, या फिर किस दिन हमने उसको पेमेंट की है, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले की डेट होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विस। आपके पास कोई वाउचर है, उसको आप गुड्स से फिर या सर्विस से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अमेजन का वाउचर है मान लेते हैं, तो सप्लाई ऑफ वाउचर जिसको हम गुड्स या सर्विस से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। इस वाउचर में साफ साफ लिखा है कि इस अमेजन वाउचर से आप सिर्फ कपड़े खरीद सकते हो, तो ऐसे केस में जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर है वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन उस वाउचर में ये क्लियर नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो अदर केसेस हो गया, उसके केस में आप जिस दिन वाउचर को रिडीम करेंगे, जिस दिन रिडम्पशन होगा वाउचर का, तो वो रिडम्पशन वाला जो डेट होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजिडुअल केस। अब जो ऊपर के केसेस जो कवर नहीं हुए, मतलब ऊपर इतनी सारी डिस्कशन की, अगर वो कवर नहीं हुआ है, उसमें वो सारे केसेस आपके कवर नहीं हुए, तो फिर वेयर अ पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अगर जहाँ पे हर पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है, तो जो ड्यू डेट है फाइलिंग, सच जैसे मान लेते हैं कि जीएसटीआर 1 की अगले महीने के 10 या 11 को जाती है, या 3B 20 को जाती है, तो जो रिटर्न की जो ड्यू डेट है वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब रिटर्न की ड्यू डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई। और अदर केस में जो जिसमें रिटर्न की फाइलिंग की कोई कंपलसरी नहीं है, तो उसके केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की जो पेमेंट हुई है, मतलब
जब पेरियोडिकली रिटर्न फाइल नहीं हो रही है तो जो अदर केसेस बचते हैं इसमें टैक्स की पेमेंट हो रही है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब चलते हैं आगे। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, मुझे कोई मेल पे नहीं आया, मैंने तो पेमेंट करके और आपको पेमेंट की डिटेल दी। हाँ मैंने आपको शेयर किया है ना व्हाट्सएप पे जिसमें लिखा है। हाँ नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला मुझे मेल पे कुछ, यही मैसेज आया, वो तो मेरे बैंक का मैसेज है कि ये आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है। और मैं NIRC का एनुअल मेंबरशिप भी पे कर चुका हूँ, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, जबकि मैं मार्च में ही दे चुका हूँ। नहीं, बस मुझे NIRC के एनुअल ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। 54574672 मार्च में मैंने ऑनलाइन की थी पेमेंट। प्लीज़, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना कि CA बनने के बाद भी लफड़े कम नहीं है इंस्टीट्यूट के। अब अगर NIRC से हैं तो फिर NIRC की एनुअल मेंबरशिप लीजिए, फिर वो CPRs कंप्लीट किए, मैं सबके पेमेंट कर चुका हूँ बट मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आई है। उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए मुझे पिक करना पड़ा। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं या फिर कंसिडरेशन टाइम पे नहीं करते तो उसके लिए लेट फी, पेनाल्टी और ऐसे कुछ कर देना पड़ता है। तो जिस दिन डेट ऑन विद द सप्लायर रिसीव सच अ, जिस दिन सप्लायर को आप लेट फी दे रहे हो, पेनाल्टी दे रहे हो, तो जिस दिन वो पैसा रिसीव किया उसने, वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के क्विक रिविजन कर लिया है। अब हमारे पास करने के लिए इसके सारे एग्जाम्पल्स है, इलिस्ट्रेशंस है। तो ये कॉल दोबारा वो करने वाली है, इंस्टीट्यूट से कॉल आने वाली है, तो आई थिंक मुझे वेट कर लेना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके सारे इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स को। सॉरी अगेन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम करेंगे इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स।